नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद। नाजरीन, पिछले कई हफ्तों से हम ज़्यादातर माशरती और तालीमी मसाइल पर बात करते आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मौसीकी पर एक नशस्त रखी जाए। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, उनकी ख़ास बात यह है कि वो अपनी आवाज़ के सहर में दूसरों को जकड़ना जानते हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। 7-8 साल से प्रोफेशनल मौसीकी से वाबस्ता हैं। कामयाबियों की बात की जाए तो जनाब ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करने का एजाज़ रखते हैं। जामे पंजाब की जानिब से रोल ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा रात जले उसका नाम एक गज़ल उनकी अपनी काविश हाल ही में रिलीज़ भी हुई। अली हसन सोनू मेरे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, आप सुनाइए रमीन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जब मैंने आपको पहली बार सुना था तो आप उस वक्त हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ गा रहे थे हमारे हमीद निज़ामी हॉल में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मुझे उस वक्त ऐसा लगा था कि इससे सीखना चाहिए, कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि मुझे खुद भी मौसीकी शौक़ है। तो मैं आपसे पहले यहीं से आगाज़ करना चाहूँगी कि आपको ये शौक़ कब पैदा हुआ? शौक़ मेरा ख्याल है कि जितने भी मतलब एस्थेटिक्स के हिसाब से जितने भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट हैं, ये सारी बिल्ट इन होती हैं बंदे में, सीख कर नहीं आ सकता कुछ भी। यानी मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है लोगों को मेरी इस बात से इख्तलाफ हो। चीज़ बिल्ट इन होती है आपके अंदर, वो चिप लगी होती है जो मैग्नेट की तरह आपको खींच लेती है। हमारे उस्ताद ये बात फरमाते हैं कि जो बंदा गाना जानता है, सीखना सिर्फ उसी को चाहिए। जिसको गाना नहीं आता उसको नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि उसको गाना नहीं। तो अगर उसके अंदर वो मैग्नेट लगा हुआ है तो वो सुर को या किसी भी आर्ट को अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये बचपन से ही इसका शौक़ था, मिली नगमों का, नात ख़ानी का और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो फिर जो लोग आवाज़ के माहिरीन थे उनसे जब मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा, यार आपका जो टोन है आवाज़ का, इसको गाना चाहिए। यानी और अगर आप किसी जॉनरे को अपनाते हैं तो शायद आप उसको उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको गाना चाहिए। तो उनकी बात पर जब गौर किया तो शायद लगा कि वो ठीक कहते थे। तो फिर ख़ास तौर पे मौसीकी को एज अ प्रोफेशन लिया गया, इसको सीखा गया, जो इसके असरार और रमूज़ हैं उन सारों को देखा गया। तो ये सिलसिला जो है ये बचपन से ही इसका आगाज़ हो चुका है। सही है। तो पहली बार एहसास कब हुआ था कि मैं गा सकता हूँ? यानी एक पॉइंट आता है, मेरी ज़िंदगी में भी पॉइंट था जब मुझे पता चला था कि मैं गा सकती हूँ। आपकी ज़िंदगी में पॉइंट कब था? मेरी ज़िंदगी में पॉइंट पंजाब यूनिवर्सिटी को जब मैं रिप्रेजेंट करता था, चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरे एकेडमिक्स तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरा रिज़र्व सीट पे एडमिशन हुआ सिंगिंग की बेस पे। तो मुझे मौका मिला कि मुझे पार्टिसिपेट करना है पूरे पाकिस्तान CU को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को मुझे एक नेशनल लेवल के कंपटीशन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे जैसे वो सफ़र तय होता गया, कामयाबियाँ दी। 16 ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 12 टाइटल मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे जैसे वो बात बढ़ती गई तो मैं संजीदा होता गया इस मामले में कि यार शायद यही वो काम है जो मेरे लिए लिख दिया गया है, मुझे इसको करना चाहिए। तो उस राह में जितनी भी रुकावटें थी, जो अपनी तरबियत के लिए मुझे काम करने थे, फिर उनकी तरफ ध्यान दिया कि अब ये बात तशख़ीस तो हो चुकी है कि मुझे ये बीमारी है, अब इसका हल तलाश करना चाहिए। तो फिर उसकी तरफ माइल हुए। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड की तरफ निकलना चाह रहे होते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, तो उनको सबसे पहले तो अपनी फैमिली की तरफ से ही रुकावट होती है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा था? रमीन, आप बड़ी सरप्राइज़ होंगी मेरी बात सुन के, लोग दूसरे भी होते हैं, कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक म्यूज़िकल फैमिली से ही है। अच्छा, यानी एक वर्ल्ड रिनाउंड प्रकाशनिस्ट हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां। ये पंजाब घराना है तबला नवाज़ों का। अच्छा। तो जो उस्ताद अल्लाह रखा खां है वो मेरी वालिदा के सगे ताया है, और जो उस्ताद जाकिर हुसैन है वो इस रिलेशन से मेरे मामू हैं। लेकिन मेरे घर में मुझे बहुत रोक टोक होती है गाने की। यानी वो नहीं चाहते कि मैं सिंगर बनूं। उनको लगता है कि शायद आर्टिस्ट की जो है वो माशरे में इज़्ज़त नहीं होती, इनको लोग उस तरह कदर अफ़ज़ाई नहीं करते जिस तरह बाकी लोगों को करते हैं। अगर एक बैंकर है या अगर एक बिजनेसमैन है या अगर एक मीडिया पर्सनैलिटी है, तो उनको लगता है कि ये कोई काम नहीं है जिससे लोग इज़्ज़त कमा सकते हैं। लेकिन ये है कि चूँकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं गाऊँगा तो फिर वो एक खला रह जाता है ना ज़िंदगी में। बिल्कुल ये बात है। तो जो चीज़ नेचुरली आपको आती हो वो करनी चाहिए, आप में जो चीज़ हो। तो घर वालों की तरफ से तो कोई खासी सपोर्ट नहीं है। एक 0% होती है, एक -0 होती है तो ये -0 की तरह की कोई चीज़ है कि वो ना सिर्फ मुझे सपोर्ट भी नहीं करते बल्कि डिस्करेज भी करते हैं। अच्छा। हाँ, उनको लगता है कि ये कोई काम अच्छा नहीं है, कोई और काम करना चाहिए। सही। तो ये जो भी है ये अपने लिए है फ़िलहाल। चले, सही है, अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे। मुझे बताएं कि आप
क्या समझते हैं कि अच्छी शायरी, क्योंकि आपका शायरी से भी ताल्लुक़ है, तो अच्छी शायरी मौसीक़ी के लिए, म्यूज़िक के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। यूँ समझ लीजिए कि एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है, क्योंकि अगर हम थोड़ी बात करें अपने वेटरन जितने भी हमारे सिंगर्स थे उनकी अगर बात करें, तो उनके जो भी कलाम आज हमें याद हैं, उन कलाम का हमें उनकी अदायगी याद है कि उन्होंने कौन सा कलाम पढ़ा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि यार वो सुनाओ जो उन्होंने राग यमन कल्याण में बनाई थी। आप उस मिसरे को दोहराएंगे कि यार वो सुनाओ कू बकू फैल गई बादशाह नासाई की, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, या रंजिशी सही दिल ही दुखाने। तो हमें शायरी याद है, शायरी की वजह से हमें धुन याद है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। अगर उससे भी पीछे चलें जिसमें ख्याल गायकी या ध्रुपद गायकी आती, तो उनमें भी अगर 15 मिनट का एक आइटम है तो उसमें एक लाइन है जिसको बार बार कुरेदा जाता है, उसमें से निकाला जाता है सुरों को कि इसमें से और कौन कौन सा एक्सप्रेशन निकल सकता है। तो अगर अच्छी शायरी नहीं है तो अच्छी धुन भी उसको कहाँ तक लेके जाएगी। लेकिन अगर एक अच्छी है, उस धुन मिल गई है, तो वो चीज़ आफाकियत का दर्जा इख्तियार कर लेती। जैसे मैंने अभी 3 मिसालें आपको दी, खान साहब मेहदी हसन की है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, या मैडम नूर जहाँ की। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायरी के बारे में बहुत कॉन्शियस हो के सिलेक्शन की है कि इतनी शायरी हो जो अवामुन नास में भी फैले, येट उसका एक इफेक्ट भी हो, जो एक अच्छा मिसरा भी हो, एक अच्छा शेर भी हो। जैसे नासिर काज़मी का इंतहाई सादा सा मतला है, लेकिन वो आफाकियत का दर्जा रखता है कि गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। यानी बहुत छोटा सा बहर है और बहुत बड़ा शेर। मानी बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे चाहूँगी, आपने एक बड़ा मेरा फेवरेट एक गाना आपने यहाँ पे छेड़ दिया है, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आओ, तो अगर आप ये थोड़ा सा गुनगुना दें। जी हाँ, ज़रूर। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल दुखाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये चीज़ें आप कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो खैर सुर की तो तासीर ऐसी होती है, मिसरे की तासीर ऐसी होती है, अगर आप कोई अच्छी खुशबू सूंघ लेते हैं तो वो भी आपको पता नहीं कितने सदियों का सफ़र तय करा देती। तो ये एस्थेटिक्स में कोई चीज़ है जो इंसान के साथ ट्रैवल करती है। कोई अच्छी धुन आप सुन लेते हैं, कोई अच्छा मिसरा आपके जहन में बैठ जाता है, या कोई अच्छी खुशबू आपके माइंड में बैठ जाती है। लेकिन अब ये बात है कि इस तरह की चीज़ों की पता नहीं वैल्यू क्यों नहीं है हमारी सोसाइटी में। यानी अगर आप कुछ आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, या अगर एक लड़का जो है वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाह रहा है, या एक लड़की अगर गाना चाह रही है जाके, तो हम उस चीज़ को हमेशा, यानी जिस चीज़ से आपकी रूह को तस्कीन मिल रही होती है ना, वो चीज़ें मना कर दी जाती हैं कि तो तुम कर ही नहीं सकते। हाँ रामीन, इसमें डेमोग्राफिक्स का बड़ा हाथ होता है, सर्कमस्टांसेस का बड़ा हाथ होता है। यानी ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं हॉलीवुड में डिस्कस नहीं होती, ये बॉलीवुड में भी नहीं होती, इंडिया में भी नहीं होती, दूसरे ममालिक में भी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने इस बात का नतीजा अखज़ कर लिया है कि जो माशरे अपने आर्टिस्ट की, अपने फ़न की और अपने हेरिटेज की इज़्ज़त करते हैं, वही माशरे तरक्की करते हैं। अगर आप रोमन की बात करें, ग्रीक एम्पायर की बात करें, तो ये वो सल्तनतें थी जहाँ पर सुकरात जैसे लोग पैदा हुए, जहाँ पर दा विंची जैसे फ़नकार पैदा हुए। हमारे पास भी उस कैलिबर के लोग पैदा हुए हैं, लेकिन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा खबर ये चलती है कि जी फ़लाँ जो साहिब थे वो कस्म पुरसे की हालत में इस दुनिया से चले गए। लेकिन उसकी जो डिस्कोग्राफी है, उसका जो करियर है, उसकी ज़िंदगी में वो हमारे जहन में नहीं होता। हम उसको तरह तरह की तरकीब से पुकारते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो माशरा अपने आर्टिस्ट की और अपने फ़न की
इज़्ज़त नहीं करता, अपनी सकाफ़त की इज़्ज़त नहीं करता, माशरे में, दुनिया में भी उनकी कोई ख़ास इज़्ज़त नहीं होती। अब देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो नाम है जिसको पूरी दुनिया जानती है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान है। जब जापान में हमने सुना है कि उनका मुजस्समा बनाया उन्होंने, उसकी पूजा करते हैं वो लोग कि यार ये कौन आदमी है कि जिसने 22 साल के करियर में 200 साल का म्यूज़िक कर दिया है, और हम लोग आज भी उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो ये बहरहाल एक अलमिया तो है पाकिस्तान का, लेकिन इसको मेरा ख्याल है कि आप जैसे और मेरे जैसे जो लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, ये लोग इसको अपना के इस इमेज को शायद तोड़ सकते हैं, मुझे लगता है, लेकिन इस पर बहुत साबित कदम रहना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, कुछ आगे आप जो सोचा हुआ हो कि अब आप 5 साल बाद मैं यहाँ होऊंगा म्यूज़िक की फील्ड में, तो क्या सोचा हुआ है? रमीन, मेरा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है म्यूज़िक को अपनाने का वो है गज़ल सिंगिंग को रिवाइव करना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गज़ल जो है, जैसे अभी मैंने बताया कि वो शायरी आपको याद रहती है, फिर आपको धुन याद आती है कि यार अच्छा ये वो शायरी है जो फ़लाँ साहिब ने इस तरह गाई थी। तो मुझे लगता है कि जो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आजकल के, जैसे परकशंस में भी हैं जो जिसमें आज जेम्बे है, तुम्बिक है, कॉन्गोज हैं, इनके साथ गज़ल को जैम किया जा सकता है, हारमोनिका के साथ किया जा सकता है, चैलो के साथ किया जा सकता है, बैंजो के साथ किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप गज़ल को हारमोनियम और तबले के साथ ही गाएं। तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स अगर हमने करने हैं तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए जो देर पा है, जिसका असर जो है वो नस्लों तक ट्रांसफ़र होगा। तो गज़ल सिंगिंग को और जो हमारी ख्याल गायकी है, इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। मेरा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके साथ जो मॉडर्न हमारा अरेंजमेंट है उसके साथ गज़ल को और हमारी ख्याल गायकी को मैं मैशअप उसका करना चाहता हूँ एक तरह से। तो गज़ल के हवाले से तो अभी आपने इंट्रो में भी बताया कि गज़ल जो है वो एक लॉन्च हुई है, उसका ऑडियो। अगले जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ लाइट सॉफ्ट नंबर्स हैं, और एक जो है वो क्लासिकल बंदिश है राग यमन कल्याण में, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको लिखा भी मैंने है और उसको कंपोज भी मैंने किया। उसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा आज की अपबीट अरेंजमेंट के साथ उसको थोड़ा सा हम उसका मैशअप करें, उसका फ्यूजन करें, ताकि लोगों को एक नया फ्लेवर जो है ना वो देखने को मिले और सुनने को भी मिले। ज़बरदस्त। अच्छा, जो अभी नई गज़ल जो रिलीज़ हुई है उसकी अगर आप दो-तीन लाइन्स, वो हमारी शायरा है, हमारी बड़ी करम फरमा है, दिलशाद नसीम साहिबा, उनका कलाम है, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसको कंपोज किया जाए। अच्छा। तो उसका मैं आपको मतला सुनाता हूँ। न जाने कैसी मोहब्बत के वादे रात जले, न जाने कैसी मोहब्बत के वादे रात जले, जला जो खत तो सखी मेरे दोनों हाथ जले, न जाने कैसी मोहब्बत के वादे रात जले। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे बताएं कि सीख कहाँ से रहे हैं आप? सीख या खुद अपने उस्ताद हैं? हाँ, उनके बगैर तो बहरहाल मेरा करियर ही मुकम्मल नहीं होता, मेरी गुफ्तगू भी नहीं मुकम्मल होती। सीखते हुए मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हुए हैं। जनाब असरार चिश्ती साहब और जनाब जमशेद चिश्ती साहब, ये दोनों भाई हैं, और ये अपने आप में दोनों भाई एक दुनिया है। मतलब इमीडिएट डिसाइपल्स ऑफ उस्ताद मेहदी हसन खान, और बुनियादी तालीम इन्होंने गवालियर घराने से ली क्लासिकल की, और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की नात खानी का, जनाब अलहाज आज़म चिश्ती अलैह रहमा, उनके साहबजादे हैं दोनों। तो आई एम लकी इनफ कि मुझे ये दोनों शख्सियात जो हैं वो मेरे नसीब में आई, जिनसे मुझे शेर गोई और सुखन शनासी का भी जो फ़न है वो भी मिला, और फिर सुर की सेंस और जो सुर की टेक्निकलिटीज़ है म्यूज़िक की, वो सारा कुछ, तो वो ये जो भी है ये सारा उन्हीं का फैज़ ही है, समझिए। ज़बरदस्त। अच्छा, फेवरेट आपका सिंगर या गज़ल सिंगर जो भी आप कह लें, फेवरेट कौन है आपका? मेरे फेवरेट सिंगर जो हैं वो हैं हरिहरन। यानी जो गाने वाले लोग हैं वो तो उनसे वाकिफ़ हैं, जो अवाम नास हैं वो कम उनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके बहुत मशहूर आइटम भी अवाम ने सुन रखे हैं उनको, लेकिन ये नहीं पता कोई किसने गाया है, लेकिन वो अवाम को गाने याद दिलाएं। जैसे मिसाल के तौर पे उनका बहुत मशहूर आइटम है तू ही रे, बॉम्बे फिल्म का, ए रहमान की कॉम्पोजिशन, तो हरिहरन की।
तो वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। अच्छा। यानी उनकी आवाज़ को सुन के तो यूँ लगता है कि शायद इनके लिए गज़ल बनाई गई थी। इनके जो कॉर्ड्स हैं, गले के वोकल कॉर्ड्स जो हैं, इतनी फिट बैठती है उस पर गज़ल गायकी। और जो जिसको हम वेस्टर्न म्यूज़िक में क्रूनिंग कहते हैं, यानी सॉफ्ट गाना, उसके मुझे लगता है कि इस वक्त वो बेताज बादशाह हैं इस वक्त, क्योंकि अब मेहदी साहब नहीं है। तो हरिहरन जी मुझे लगता है कि शायद उनकी रिप्लेसमेंट है। उनकी रिप्लेसमेंट तो खैर कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है प्लेबैक सिंगिंग का और एक सॉफ्ट सिंगिंग का, वो हरिहरन उसके बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। मतलब अगर आप उनको सुने तो आपका दिल करता है कि इसका पूरा एल्बम मैं आज सुन के ही उठूँगा। तो वो सुनने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट है हिमसेल्फ। चलें कुछ सुनाएं, उन्हीं का कुछ सुना दें। हाँ, उनकी एक बहुत अच्छी गज़ल है, मैं कदे बंद करे लाख ज़माने वाले, तो उसका मैं आपको सुनाता हूँ। मैं कदे बंद करे लाख ज़माने वाले, मैं कदे बंद करे लाख ज़माने वाले, शहर में कम नहीं आँखों से पिलाने वाले, मैं कदे बंद करे लाख ज़माने वाले। काश मुझको भी लगा ले वो कभी सीने से, काश मुझको भी लगा ले वो कभी सीने से, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले, मैं कदे बंद करे लाख ज़माने वाले। बहुत खूबसूरत। अब इस खूबसूरत से मतलब गाने के बाद मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस इंटरव्यू को और आगे लेके चलूं। तो आप कोई पैगाम देना चाहें उन लोगों के लिए, उन तमाम लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो कि इस फील्ड में आगे आना चाह रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है किसी की, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, पैगाम सबसे बड़ा तो यही है कि जो चीज़ आपके अंदर होती है, वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क जो है वो छुपाए नहीं छुपता। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको जितना भी दबाया जाएगा वो शायद वो दब नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से बाहर आएगा। मेरा ख्याल है कि अगर आपको जो डिस्करेजमेंट है वो घर की तरफ से, तो घर वालों को समझाया जा सकता है कि देखिए मैं इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता, जो आप चाहते हैं अगर मैं वो करूँगा भी तो उसमें मेरा ख्याल है मैं आपके लिए कोई इज़्ज़त का बायस नहीं बनूँगा। तो आप अगर मुझे मेरा काम करने देंगे तो उससे आपकी भी इज़्ज़त होगी, और मेरा जो एक टैलेंट है और मेरा जो एक पैशन है, ये दोनों चीज़ें भी साथ साथ अगर चलती रहेंगी तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, और मेरे दिल में कोई खलिश भी नहीं रहेगी। और फिर जो आपके अंदर फ़न है वो फ़न यूटिलाइज़ होगा। अगर आप फ़न को अपने अंदर ही लेके इस दुनिया से चले जाएंगे तो एक आर्टिस्ट से शायद ये दुनिया महरूम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो लोग भी आपको डिस्करेज करते हैं, जो आपको सपोर्ट नहीं करते, उनसे बहुत आराम से और बड़ा शगुफ्तगी के साथ उनके साथ डायलॉग करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ है उसको किसी भी तौर मरना नहीं चाहिए, उसको हमेशा बाहर आना चाहिए, और उसके लिए आप जो भी कर सकें आपको वो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आज मौजूद थे उर्दू पॉइंट, और मैं खुद बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही खो भी गई हूँ और बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि आप जैसे सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं। और ख़ुद मुझे जबकि सीखने की ख्वाहिश है तो ऐसे लोगों की जो कंपनी होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत अच्छा लगता है, खाली बैठ के बहुत अच्छा लगता है साथ। जी नाज़रीन, तो ये थे अली हसन सोनू। आज लाहौर में बड़ी खूबसूरत शाम है बाहर, और एक खूबसूरत शाम आज हमने यहाँ भी सजाई न्यूज़ रूम में। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।